हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही पढ़ाई? अब एग्जाम में एक महीने से भी कम समय बचा है और इस समय हम लोग जो पीवाईक्यू कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। आज 2021 का एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 1 स्टेज 1 वाला पेपर हम लोग देख रहे होंगे। 2021 में कोविड टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आए थे बच्चों, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चंस आए थे 32, उसमें से एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चंस आए थे 10-11 क्वेश्चन प्योर एस्ट्रोनॉमी के थे जो हम लोग आज देख रहे होंगे, ठीक है। उनको अपने हम फिजिक्स की नॉलेज से कैसे कर सकते हैं और क्या क्या टर्म्स हमें एस्ट्रोनॉमी के याद रखने हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज को बच्चे बहुत थॉरोली आप करके जाइए, एग्जाम से पहले बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक एल्बेडो ऑफ अ सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट। ज्योमेट्रिक एल्बेडो क्या होता है? ज्योमेट्रिक एल्बेडो समझ लो, हमारे पास ये रेशियो है कि ब्राइटनेस एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है रिलेटेड टू द ब्राइटनेस जो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। ये एक रेशियो है, जस्ट ब्राइटनेस जो रिफ्लेक्ट हो रही है एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से और उसी साइज की एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी से, उन दोनों का रेशियो है। खैर अगर ये बात नहीं भी पता हो तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, समझिए। ज्योमेट्रिक एल्बेडो ऑफ द सोलर सिस्टम ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड कैपिटल एम हमें दे रखा है और डायमीटर डी दे रखा है। इन दोनों से जो रिलेट हो रहा है ये एक फॉर्मूला हमें दे दिया, ए इज इक्वल टू 1329 इंटू 10 टू द पावर माइनस एम बाई 5 अपॉन डी का होल स्क्वायर। हो सकता है कोई फॉर्मूला देख के बच्चा सोचा मेरे को तो आता ही नहीं है और वो छोड़ दे, बट ऐसा सच कुछ है नहीं इसमें। देखो, इनिशियली इट वॉज थॉट दैट द रेडियस ऑफ द फोबोस वन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द मार्स इज दिस। मार्स की एक सैटेलाइट की इन्होंने रेडियस गिवन है, लेट्स से ये रेडियस, एज्यूमिंग द एल्बेडो इज 0.15। ए की वैल्यू दे रखी है और डी की वैल्यू दे रखी है, बट लेटर उन्हें पता पड़ता है रिवाइज द रेडियस टू 10 किलोमीटर। तो करेक्ट एल्बेडो ऑफ द फोब्स इज, तो आप देखिए इस फॉर्मूले से ए की हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो उसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड सेम ही रहने वाला है, तो हम यहां से बोल देंगे a इंटू डी स्क्वायर इज कांस्टेंट। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि a1 d1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 d2 स्क्वायर। अब उन्होंने पहले दे दिया है हमें एल्बेडो रहेगा हमारे पास 0.15 और डायमीटर कितना है, रेडियस गिवन है हमें 7 किलोमीटर, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। a2 निकालना है, फिर रेडियस हमें जो गिवन है दैट इज 10, तो डायमीटर हो जाएगा 20 का स्क्वायर। यहां से सॉल्व कर लेंगे बच्चे और a2 आ जाता है ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.073 समथिंग आ जाएगा। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेटर अलाउड रहता है, तो ये फास्ट कैलकुलेशन आप लोग इजीली करके आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में था नहीं जिसकी वजह से आप इस क्वेश्चन को छोड़ें, पर पढ़ने में ऐसा लगता है कि बहुत सारे टर्म आपको नहीं पता होंगे। अगर जो बच्चा सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स कर रहा है, स्पेशली जेई की जो तैयारी कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन मतलब इस एग्जाम को दे रहे होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन से उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। बट आप अगर ये देख रहे हैं, ये सीरीज देख रहे हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने की बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलने वाली है। कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बट कुछ होते हैं प्योर डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन। जैसे आप देखो ग्लोबुलर क्लस्टर, अब ये प्योर एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चन हो गया, ये पढ़ा हुआ होना चाहिए आपके लिए। ग्लोबुलर क्लस्टर कहाँ पे होता है इन अवर गैलेक्सी, आप प्राइमरीली फाउंड कहाँ पे मिलते हैं हमें? ये हमें गैलेक्सी के आउटर में मिलते हैं, हेलोज ऑफ अवर गैलेक्सी, जो एक्सटेंडेड एरिया होता है गैलेक्सी का आउटर, वहां पर हमें ये मिलते हैं। ये पता होना चाहिए। ग्लोबुलर क्लस्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो गैलेक्सी के लास्ट में होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये प्योर आपका एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चन हो गया। ये अगर नहीं आता होगा, फैक्ट बेस हो गया, तो आप ये नहीं कर पाओगे फिजिक्स की नॉलेज से, तो ये नहीं होगा। तो इसमें आप ट्राई करने से भी कुछ नहीं होगा, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा ग्लोबुलर स्टार के बारे में, क्लस्टर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। Astronomers have discovered 200 stars having the parallax of 0.1 seconds with fair completeness. Supposing the distribution of the star around us is pretty much homogeneous and isotropic, the number of the stars having the parallax of 0.025 seconds
और मोर। एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, थोड़ी सी और लैंग्वेज बेटर हो सकती थी फर्स्ट लाइन की। पैरेलैक्स जो हमारे पास 0.1 सेकंड है, लेट से मानो ये सन है और ये है हमारे पास अर्थ। अगर कोई स्टार है, ये स्टार है जिसको हम लोग देख रहे हैं, इसका जो पैरेलैक्स एंगल है वो हमें दे रखा है 0.1 सेकंड। ठीक है, लेट से ये डी डिस्टेंस पर है। तो एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है कि यहां से हम लोग 0.1 सेकंड पैरेलैक्स तक जितने भी हम स्टार्स देख रहे हैं वो टोटल स्टार्स 200 स्टार्स मान लो अप्रोक्सीमेटली है। तो टोटल 200 स्टार्स यदि मान लें तो उन्होंने बोला है कि 0.025 सेकंड। अब 0.025 सेकंड हमारे पास आर्क सेकंड कहां पे बनेगा पैरेलैक्स, दूर बनेगा। आप बताइए जितना दूर जाएंगे उतना पैरेलैक्स एंगल कम होता चला जाएगा। और यहां पर ये एंगल दे रखा है हमें 0.025 सेकंड। इसका मतलब 0.1 सेकंड 0.1/4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.025 सेकंड। इसका मतलब 1/4 हो गया है पैरेलैक्स एंगल। इसका मतलब डिस्टेंस जो होगी वो 4 गुना हो गई होगी। पहले डिस्टेंस यदि d थी, पहले डिस्टेंस यदि बच्चों d थी, अब ये डिस्टेंस 4d हो गई होगी। पैरेलैक्स का मतलब मैं आपको पहले पेपर में भी बता चुका हूं, पैरेलैक्स का एंगल का क्या मतलब होता है, कैसे निकालते हैं, पारसेक यूनिट क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। ये जब पहला पेपर में 2023 वाला जब डिस्कस कर रहा था तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बता दी थी मैंने आपको, उसको जरूर देखें आप लोग। तो अब इतने वॉल्यूम में हमारे पास कितने स्टार्स हो सकते हैं, तो आप देखिए 4 टाइम्स यदि आपने डिस्टेंस कर दी, मतलब रेडियस 4 टाइम्स हो गई, तो हमारे पास जो पूरा वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 64 टाइम्स हो जाएगा। आर क्यूब कर देंगे हम लोग तो 64 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां तक अगर 200 स्टार्स थे, 0.1 सेकंड आर्क तक हमारे पास पैरेलैक्स एंगल तक अगर 200 स्टार्स थे, तो 4 गुना करने पर डेंसिटी उसने कहा है कि होमोजीनियस मानिए, आइसोट्रोपिक मानिए, हर तरफ बराबर हमारे पास नंबर ऑफ स्टार्स हैं, तो जो स्टार्स होंगे वो नंबर 64 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 200 इंटू 64, जो कि हो जाएगा 12800। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो अगेन यहां पर ये पैरेलैक्स मेथड आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि हर बार क्वेश्चन इसका आ रहा है। समर ट्राइंगल, अब ये अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो 2-3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बोला है कि बिल्कुल फैक्चुअल आ जाएंगे। जो आपको नहीं पता होगा फैक्ट तो आप कैसे भी इसको नहीं कर पाएंगे। उनमें से जैसे एक क्लस्टर का क्वेश्चन था, ग्लोबुलर क्लस्टर, ऐसे ये है हमारे पास समर ट्राइंगल का क्वेश्चन। आपको समर ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 स्टार्स ऐसे होते हैं जो ट्राइंगल बनाते हैं, उनको समर ट्राइंगल बोला जाता है। उन मतलब अगर वो दिखाई दे रहे हैं हमें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स स्टार्ट होने वाले होते हैं, सदर्न में समर्स जाने वाले होते हैं, विंटर्स आने वाला होता है। तो वो स्टार्स कौन कौन से होते हैं, वेगा, एल्टायर एंड डेनेब। ये आपको याद होना चाहिए कि ये 3 स्टार्स एक ट्राइंगल जो बनाते हैं उसको समर ट्राइंगल बोला जाता है। क्लियर है क्या? ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पता होंगी तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मास इज दिस। मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मार्स ये आपको 10 दे रखा है, और रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द अर्थ एंड रेडियाई ऑफ मार्स इज 2 दे रखा है आपको। इफ 2 पर्सन जंप्स विद द सेम वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ द सरफेस ऑफ ईच ऑफ द प्लैनेट, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन। अब देखो पर्सन जंप कर रहा है तो पर्सन ज्यादा लंबा तो जंप कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये सिंपल प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हम uy² 2g, y कंपोनेंट uy² 2g करके हाइट आ जाएगी हमारे पास। तो उसने पूछा है रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो लेट से स्पीड तो सेम है तो u1/g1 हो जाएगा, तो h1/h2 जो हो जाएगा दैट इज g2/g1 हो जाएगा। मतलब अगर हम अर्थ और मास के बेस पे बात कर रहे हैं, तो अगर ये ले लें अर्थ का, ये ले लें मार्स का, तो ये हमारे पास ऊपर चली जाएगी, दैट इज g ऑफ मार्स एंड g ऑफ अर्थ। अब g का फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा देंगे बस।
जी एम एम अपॉन रेडियस ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। बस जी सेम रहेगा, यहाँ से देखिए आंसर आ जाएगा आपके पास। हाइट का जो रेशियो आ जाएगा दैट इज एम एम अपॉन एम ई का होल स्क्वायर इंटू आर ई अपॉन आर एम का होल स्क्वायर। अब मास ऑफ मार्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, इसको उल्टा कर देंगे हम लोग, ये 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 का यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा बच्चों, ये 1/10 हो गया। और रेडियस अगर देखें तो आर ई अपॉन आर एम की वैल्यू हमें 2 दे रही है, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4/10 दैट इज 2/5। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अब देखो ये डायग्राम दे रखा है, हर्ट्ज-स्प्रंग रुसेल डायग्राम दे रखा है ये फॉर द स्टार इन द सोलर सिस्टम नेबरहुड है। जो जो स्टार्स है हमारे पास देखो यहाँ पे ब्लू जाइंट स्टार, ब्लू सुपर जाइंट, रेड सुपर जाइंट, रेड डॉर्फ, ये सब हमें दे रखे हैं, सन, वाइट डॉर्फ। तो इतने सारे स्टार्स हमें दे रखे हैं। द रेडियस आर ऑफ द स्टार, इट्स ल्यूमिनोसिटी एल एंड द सरफेस टेम्परेचर टी आर रिलेटेड एज दिस। देखो रेडियस, ल्यूमिनोसिटी और टेम्परेचर जिस तरह से रिलेटेड है वो हमें दे रखा है। उसके बाद उसने बोला है कि रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन सन का जो रेशियो है हमारे पास स्टार्स या सन के साथ वो 20 है। टेम्परेचर हमारे पास एक स्टार का 300 है, सन का 3000 है, यहाँ पे 6000 केल्विन है। देन द स्टार, तो स्टार कौन सा होगा ये पहचानना है हमें, ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर आप देखें हमारे यहाँ पे एल अपॉन एल सन दे रखा है। तो अगर मुझे ये पता पड़ जाए कि L/L सन की वैल्यू कितनी है, ल्यूमिनोसिटी ऑफ एनी स्टार अपॉन सन की, अगर इसका रेशियो पता पड़ जाए तो देखो उस फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं L इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी की पावर 4, ऐसा लिखा जा सकता है। मैंने इसको इधर भेज के होल स्क्वायर कर दिया। तो एक कोई भी स्टार हो अपॉन सन के लिए अगर करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आर अपॉन आर सन का होल स्क्वायर और टी अपॉन टी सन की पावर 4। अब आर अपॉन आर सन दे रखा है 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। और टी टेम्परेचर में दे रखा है 3000 अपॉन सन का दे रखा है 6000 केल्विन की पावर 4। तो यहाँ पे देख रहे हो ये 1/2 हो जाएगा। तो L अपॉन L सन जो आ जाएगा दैट इज 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 400 इंटू 1/2 की पावर 4 मतलब 16, 8 2 जा 8 50 जा, ये आ गया 25 टाइम्स। तो L अपॉन L सन की वैल्यू आ गई 25। तो देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना था, L अपॉन L सन दे रखा है, 25 कहां पे होगा, यहां से इस ग्राफ में पहचानो सिर्फ। तो 25 जो होगा देखो 10 की पावर 0, ये 1 हो गया करीब, यहाँ पे 25 कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास स्टार होगा वो सिर्फ रेड जाइंट दिखा रहा है। तो रेड जाइंट के लिए हमारे पास L अपॉन L सन की वैल्यू 25 हो सकती है। तो आंसर इस ऑप्शन में से रेड जाइंट आ जाएगा। ये बाकी सब जो दे रखे हैं उन स्टार्स की तो काफी ज्यादा है रेशियो। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन है सिंपली, बट ये टर्म्स जो दे रखे हैं इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको अगर L/L सन की वैल्यू पता पड़ जाए तो आप बता देंगे कौन सा स्टार है वहां पे। हाँ अगर यहाँ पे आ जाती कुछ वैल्यू तो आप नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते कि कौन सा स्टार है इस ग्राफ से। सही है, तो इसलिए जो वैल्यू आएगी यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे आई है। तो सिंपल है ये। ओके अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। A 1-inch telescope is pointed towards Sirius and another bigger one towards the Castor. अब दोनों के लिए हमें स्मॉल m दे रखा है और स्मॉल m बता रखा है एपरेंट मैग्नीट्यूड है। अब ये क्वेश्चन भी हमारे पास
अपरेंट मैग्नीट्यूड का हो गया, एस्ट्रोनॉमी का हो गया, ये पता होना चाहिए, अन्यथा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो अपरेंट मैग्नीट्यूड का एक रिलेशन होता है जो आपको नहीं पता होगा टेलीस्कोप के डायमीटर के साथ, तो आप नहीं कर पाएंगे। 5 log d + 2। यहाँ पे d है डायमीटर ऑफ अ टेलीस्कोप और m है अपरेंट मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है कि एक डायमीटर तो है 1 इंच, दूसरे का डायमीटर नहीं बताया है, बट दोनों का उनने अपरेंट मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, द ऑब्जेक्टिव डायमीटर ऑफ द बिगर टेलीस्कोप। तो आप देखिए अपरेंट मैग्नीट्यूड कितना दिया है, -1.4। अपरेंट मैग्नीट्यूड जितना छोटा होता है, जितना नेगेटिव में होता है, उतना ज्यादा ब्राइटर हमें दिखता है, अपीयर होता है एक स्टार। एक स्टार कितना ब्राइट है, कितना ब्राइट है, वो हो गया एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, और कितना हमें दिख रहा है वो हो गया अपरेंट मैग्नीट्यूड। इसके बारे में बात हमने पिछले पेपर में भी की थी, वहां पे सारे फॉर्मूले हमें गिवन थे। यहां पर ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। यहां पे है लेट्स से डायमीटर है d1 + 2, और दूसरा हमें अपरेंट मैग्नीट्यूड दे दिया है 1.6 = 5 log, लेट्स से यहां पे डायमीटर है d2। अगर हम इन दोनों को लेट्स से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, तो देखिए 1.6 माइनस ऑफ -1.4, तो ये 3 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 log ऑफ d2/d1। क्लियर है क्या? अब 5 को उधर भेज दिया तो 3/5 दैट इज 0.6 हो जाएगा। 5 log ऑफ, सॉरी 5 तो चला गया, log ऑफ d2/d1। अब देखिए यहां पे एक डेटा और गिवन है, यूजिंग log 2 को आप 0.3 ले सकते हैं, तो यहां पे 0.3, यहां पे 0.6 है, तो हम लिख सकते हैं इसको ट्वाइस ऑफ 0.3, और 0.3 को लिख सकते हैं हम लोग log 2, सिंपली log 2, और इधर है log d2/d1। तो ये 2 उधर चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 = d2/d1। अब d1 हमें दे रखा है 1 इंच, तो d2 हो जाएगा 4 इंच, दैट मीन्स 4 विल बी द राइट आंसर। अब ये अगेन एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चन हो गया, अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं पता होंगे तो ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। मैंने कर दिया है, थोड़ा सा आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अपरेंट मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, ये टर्म आप थोड़ा देख लें। इस बार 2023 में तो उन्होंने पूरा एक्सप्रेशन दिया था लिख के, बट 2021 में एक्सप्रेशन नहीं दिया था, तो आपको पता होना चाहिए। वी कैन नॉट सी वॉट इज नियर द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, बिल्कुल सही बात है। इसका रीजन होता है कि सेंटर ऑफ द गैलेक्सी में बहुत ज्यादा डस्ट और गैसेस हैं। इंटरस्टेलर स्पेस जो है वहां पर सेंटर ऑफ द गैलेक्सी पे, वहां पर बहुत ज्यादा डस्ट और गैसेस होती हैं। इस वजह से वहां पर जो लाइट हमारे पास तक आ नहीं पाती, और विजिबल लाइट तो बिल्कुल ही वहां पर डिफ्यूज हो जाती है, तो हमारे पास नहीं आ पाती, तो जिससे हम लोग उसको देख नहीं पाते। देयर इज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, ये बात सही है, गैलेक्सी के सेंटर पर सुपर मैसिव ब्लैक होल होता ही है, बट ये रीजन सही नहीं है कि जिस वजह से हम नहीं देख पाते। रीजन है डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, बात आपको याद रखना है कि हम सेंटर के नियर नहीं देख पाते ड्यू टू डस्ट एंड गैसेस, डस्ट एंड गैसेस। तो ये बातें दोनों सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो 2 स्टेटमेंट हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे हाइड्रोजन गैस इज नॉट फाउंड इन अ लार्ज अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ये बात भी ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, अब जो सन के पास है हम उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। मतलब सन के जो पास हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हमारे पास टेरेस्ट्रियल है। इनका रीजन ये नहीं कि अर्थ के पास है, मतलब सन के पास है, इनका रीजन ये है कि जो हमारे पास मेटल और रॉक से बने हुए हमारे पास प्लैनेट्स हैं, वो हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं। और जो लास्ट के प्लैनेट्स हैं जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, हमारे पास जो है वो जोवियन
प्लैनेट्स कहलाते हैं जो गैसेस से बने हुए। तो वहां पे मेनली हाइड्रोजन और हीलियम होती है, बट जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं उस पे हाइड्रोजन कंटेंट काफी कम होता है, ना के बराबर होता है। उसका रीजन ये होता है द स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज was higher than the escape velocity on the terrestrial planet। ये बात बिल्कुल ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं, जो सन के पास है, वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, तो जो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है उसकी स्पीड, उसका मास, लाइटर मास होने की वजह से उसकी एस्केप वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी एस्केप से भी ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पे नहीं रह पाता। तो ये बात भी ठीक है दोनों, और रीजन भी ठीक है। ठीक है, तो जोवियन प्लैनेट्स जो होते हैं, वो हमारे पास जोवियन प्लैनेट्स जो होते हैं वो गैसेस से ही बने होते हैं। यहां पे हाइड्रोजन, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम का ही यहां पर प्लैनेट्स होते हैं, ये रॉक और मेटल से बने हुए नहीं होते। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मेन कंपोजिशन क्या होता है? मेटल्स एंड द रॉक। ओके, लास्ट आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ द स्पाइरल गैलेक्सी दिस रिवील्स अ स्ट्रॉन्ग एमिशन लाइन ऑफ, अब देखिए हमें जो लाइन मिल रही है हमें, दैट इज 6606 एंगस्ट्रॉम की। नोइंग दैट द एच अल्फा एमिशन, ये हमें मिल रही है और ये हमें पता है कि 6560 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ होती है। तो अभी गैलेक्सी से जो हमारे पास लाइट आ रही है और जो एक्चुअल लाइट है उनमें डिफरेंस है, वेवलेंथ बढ़ गई है। इसका मतलब यहां पर हम लोग देख रहे हैं डेल्टा लैम्डा जो है वो पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास कहलाता है रेड शिफ्ट। आपको मैंने डॉपलर रेड शिफ्ट का फॉर्मूला बता दिया था। अगर ये, इसको हम Z बोलते हैं, अगर डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव है मतलब वेवलेंथ यदि बढ़ी है तो इसका मतलब रेड शिफ्ट है, और अगर डेल्टा लैम्डा नेगेटिव है इसका मतलब ब्लू शिफ्ट है। तो यहां पर रेड शिफ्ट कहलाएगा ये। यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन बोला है द वेलोसिटी ऑफ द एनजीसी इज अबाउट दिस। तो देखिए कितना हमें डिफरेंस मिल रहा है, तो यहां से डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस हो जाएगा यहां पर 46 का। तो 46 अपॉन 6560, ये फॉर्मूला बता चुका हूं मैं पहले, हम लोग इस पे काम कर चुके हैं पिछले 2 पेपर्स में, दोनों में यूज हुआ था ये, इस बार भी यूज हो रहा है। इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन सी की वैल्यू हमें गिवन है, सी है हमारे पास 3 इंटू 10⁵। तो यहां से आप v निकाल सकते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ जाएगा, v इज अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? तो पहला आंसर तो ठीक है। दूसरा, उसने बोला एग्जाम्पल ऑफ द ब्लू शीट, बिल्कुल नहीं। गैलेक्सीज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मेगा पारसेक फ्रॉम अस, हाँ ये हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ह्यूबल्स कांस्टेंट दे रखा है, ह्यूबल्स लॉ होता है हमारे पास कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है दैट इज ह्यूबल्स कांस्टेंट, इसको एच नॉट से हम लोग लिख रहे हैं। अब वेलोसिटी है हमारे पास, ये आपको याद रखना है कि ह्यूबल्स का लॉ है जिसने वेलोसिटी और डिस्टेंस को रिलेट किया था इस तरह से। अब वेलोसिटी हमारे पास 2 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, एच नॉट की वैल्यू हमारे पास है। अच्छा अब देखो वहां पे आपको स्टार्टिंग में पेपर के टेबल दे रखी होगी जहां पे आप पार्सेक को कंप्लीट मतलब कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या डिस्टेंस पार्सेक में ही निकाल सकते हैं। तो 70 किलोमीटर पर सेकेंड अपॉन मिलियन पार्सेक, मेगा पार्सेक इंटू डी। तो यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो वो एमपीसी में ही आ जाएगी आपके पास, दैट इज 30, अराउंड 30 आ जाएगी। तो ये 2 आंसर्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी आप देखोगे ह्यूबल प्लॉट के ऊपर आया था जिसमें वेलोसिटी और डिस्टेंस रिलेट कर रखा था। उसने बोला था कि 2 अल्टरनेट यूनिवर्स के लिए, एक तो हमारे पास सॉलिड ए लाइन और एक है बी डैश लाइन, डिपिक्ट्स 2 अल्टरनेटिव यूनिवर्स। अब इसमें देखो ऑप्शंस में एक एक करके हम बात पढ़ते हैं क्या समझाया था उन्होंने।
द क्वांटिटी z, z क्या होता है, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू v बाई सी, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ द रेड शिफ्ट, नेगेटिव z फॉर द ब्लू शिफ्ट। अगर z पॉजिटिव आ रहा है मतलब लैम्डा यदि बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो ये रेड शिफ्ट कहलाएगा, और यदि लैम्डा घटा है इसका मतलब ये ब्लू शिफ्ट कहलाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, तीनों पेपर्स में आप देख रहे हो इसका यूज बार बार हो रहा है। फ्रॉम द ह्यूबल प्लॉट अबव वी कैन डिड्यूस दैट, बताइए, बोथ द यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एट द डिफरेंट रेट्स, नहीं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। एक जगह ब्लू, देखो अगर रेड शिफ्ट हो रहा है दैट मीन्स वो दूर दूर जा रहे हैं, और ब्लू शिफ्ट हो रहा है दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हर जगह ही क्या z नेगेटिव है, आप देखोगे a के लिए तो z नेगेटिव आएगा और b के लिए z पॉजिटिव आएगा। z पॉजिटिव आने का मतलब हो गया b तो कर रहा है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो यहां पर ये हमारे पास कर रहा है रेड शिफ्ट, और यहां पर ये नेगेटिव है तो z भी नेगेटिव आ जाएगा, ये कर रहा है ब्लू शिफ्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये एक्सपेंड कर रहा है। तो बोथ द यूनिवर्स ए एंड बी आर कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, द गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स ए आर द ब्लू शिफ्टेड, ए में जो है वो ब्लू शिफ्टेड है, वाइल दोज ऑफ द बी आर रेड शिफ्टेड, ये स्टेटमेंट ठीक है, बी वाला ऑप्शन ठीक है। सी, इन द यूनिवर्स ए फार्दर गैलेक्सीज आर अप्रोचिंग अस एट द फास्टर वेलोसिटी, तो जितना दूर वाले हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, नेगेटिव में, बिल्कुल सही बात है। देन द क्लोजर, तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, तो जितना दूर जाओगे वेलोसिटी बढ़ रही है। डी पार्ट में द z वैल्यू इज लार्जर फॉर द फार्दर गैलेक्सीज इन द बी, तो जितना बी में आगे की तरफ जाओगे या फार्दर गैलेक्सीज में जाओगे उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो z वैल्यू भी बढ़ेगी। क्लियर है क्या? तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस बच्चे हमारे पास 2021 के पेपर में एस्ट्रोनॉमी में आए थे। इन क्वेश्चंस को देख लें, इसमें खैर काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें एस्ट्रोनॉमी की पूरी नॉलेज हो तो काफी बेटर है, बट पूरी नॉलेज हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, तो पूरी नॉलेज इस समय हम ले नहीं पाएंगे। तो इस समय क्या बेस्ट हम कर सकते हैं, हम PYQ से लर्निंग कर रहे हैं इस समय, तो इसका फायदा उठाओ, इसको समझो, इससे रिलेटेड तुम्हारे दिमाग में जो भी बातें आ रही हैं उसको सर्च करके उसके बारे में थ्योरी भी समझ सकते हैं आप लोग, बट बहुत ज़्यादा इसमें एंटर नहीं होना है क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है ये एस्ट्रोनॉमी। तो जितना आपको लग रहा है कि क्वेश्चन जिससे फॉर्म हो सकता है उतना उतना अगर हम पढ़ लें, मेजरली PYQ है, इसको देख लें, और कहीं कंफ्यूजन है तो इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा डेप्थ में भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।